एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टेंस। अब टेंस की मैं बात करूं तो आप कभी भी कोई बात कहते हो, ठीक है, कोई भी एक्शन करने वाले हो, करोगे या कर चुके हो, कर लिया है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी आप बात कहते हो तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेंस को फॉलो करना पड़ता है। अब मैं आपसे पूछूं कि टेंस एक्चुअल में है क्या, तो टेंस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टाइम। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब ये जो टाइम है ये कैसा टाइम है, किस चीज़ का टाइम है, तो टेंस हमेशा किसका टाइम बताता है, टाइम ऑफ एन एक्शन। किसका टाइम बताता है, एक सब्जेक्ट के या एक नाउन के, प्रोनाउन के, एक पर्सन के एक्शन का टाइम। किससे स्पेसिफाई किया जाता है, टेंस से। अब ये सिर्फ एक्शन ही डिफाइन नहीं करते, ये आपके जो भी एक्शन आपने किया है उसका स्टेट क्या है, ठीक है जी, स्टेट एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करते हैं। स्टेट एज एन आप बोलोगे मैं एक्शन कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में करूँगा, पास्ट में कर लिया, ये तो हो गया टाइम, है ना। अब प्रेजेंट में आपने कर लिया है, कर रहे हो, रोज़ करते हो, ये क्या हो गया, स्टेट हो गया उस एक्शन का, है ना। फ्यूचर में करोगे, फ्यूचर में कर रहे होगे या फ्यूचर में कर चुके होगे, ये क्या हो गया आपके एक्शन का स्टेट, राइट। तो एक एक्शन का टाइम और उसका स्टेट बताने के लिए आपको क्या आना चाहिए, टेंसेस आने चाहिए। अब टेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों के सिलेबस में सेंटेंस रिप्लेसमेंट अक्सर पूछा जाता है, तो सेंटेंस रिप्लेसमेंट टेंसेस के बेसिस पर हो सकता है। अगर एग्जामिनेशन का लेवल ज़्यादा हाई ना हुआ, मतलब मॉडरेट लेवल हुआ, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी टेंसेस के बेसिस पे आ सकते हैं, राइट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कौन सा इवेंट कैसे हुआ है, किस तरह से उसे आपको समझना है, इवेंट्स की टाइमिंग, उसका स्टेट समझने के लिए भी आपको टेंसेस आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में आपको क्या करना होता है, सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब सेंटेंसेस को अरेंज करने के लिए आपको उन इवेंट्स की टाइमिंग को भी अरेंज करना है, कौन सा पहले हुआ, कौन सा उसके बाद हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो उन टाइमिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस का फॉर्मेशन किस टेंस में दिया गया है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए टेंसेस हमारे लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस के लिए टेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेंस समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, मैंने आप लोगों को वर्ब्स करवाए थे, राइट। और वर्ब्स में मैंने आपको बताए थे ऑक्सिलरी वर्ब्स, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनका यूजेज मैं आपको टेंस में बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वो है एक एक्शन का स्टेट बताने में। कैसे, आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब टाइम के बेसिस पे मैं बात करूँ, टाइम बताता है एक्शन का, तो टाइम बताने के लिए टेंस डिवाइड होता है 3 मेजर कैटेगरीज में। अगर प्रेजेंट की टाइम की बात कर रहे हो तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट का यूज़ करोगे, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फ्यूचर टेंस का यूज़ करोगे। इतना तो पढ़ा है आपने आज तक, याद भी होगा। अब मैंने बोला स्टेट, है ना, एक्शन के साथ टाइम ऑफ एक्शन के साथ साथ ये स्टेट भी बताता है, राइट। अब स्टेट बताने के लिए इन सभी टाइम बेस्ड टेंसेस को डिवाइड किया गया है फर्दर कैटेगरीज में। यानी कि प्रेजेंट की कितनी स्टेट्स मानी गई हैं, 4 स्टेट्स, इंडेफिनिट स्टेट, कंटिन्यूअस स्टेट, परफेक्ट स्टेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। सिमिलरली पास्ट के टाइम में भी 4 स्टेट्स में एक्शन को डिफाइन किया जाता है, वही 4 स्टेट्स। फ्यूचर टाइम में भी एक सेंटेंस की स्टेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब हमें प्रेजेंट में भी इन 4 स्टेट्स को पढ़ना है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट हमें इसका पढ़ना है सेंटेंस फॉर्मेशन, कि कौन सा टेंस कौन सी स्टेट में किस फॉर्म में लिखा जाता है और किस फॉर्म में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर याद हो तो मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये बताए थे, राइट। तो इन्हीं स्टेट्स में, डिफरेंट टेंसेज में, डिफरेंट स्टेट्स में हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बेसिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बाद हम लोग समझेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट के बाद हम लोग करेंगे फ्यूचर टेंस। गेट इट। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं विद प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है गाइस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर मैं आपको जनरल भाषा में समझाऊँ, आम भाषा में, तो जब भी आप लोग ऐसी बात करते हो ना कि ऐसा होता है, ये काम करता है, मतलब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा आता है, ता है, ते है, ती है। अब ता, ते, ती से कहने का मेरा मतलब क्या है, होता है, करता है, करती है, करते हैं, कुछ ऐसा,
ठीक है जी। तो उसको आमतौर पर किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन तो आप लोगों को मालूम है। उसके बाद वर्ब, एंड दिस इज द टेंस जिसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोगों को मालूम है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एंड उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके यूजेस पर आएंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, सब्जेक्ट के तौर पर लेट्स से रिया, वर्ब हो गया ईट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया फूड। ये चीज़ मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझाई थी कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करोगे, एस या फिर ई एस का, जैसे कि हमने ईट्स के साथ किया। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल होता, रिया की जगह अगर मैं लिख देती चिल्ड्रन, तो क्या मैं ईट्स लिखती, नहीं, उस वक्त मैं क्या लिखती, ईट फूड। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया गया है, राइट। एक्सेप्शन क्या है इसकी, आई एंड यू। अब आई एंड यू सिंगुलर हो, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आई और यू सिंगुलर प्लूरल से फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये रूल किसके लिए फॉलो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, नो एस और ई एस। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन की बात करूँ तो उनके साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है तो उसके साथ एस ई एस का यूज़ नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज़ आप उसके साथ यूज़ करेंगे। यहाँ तक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आ गया। अब अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में लिखना हो या फिर हमें लिखना हो इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको क्या बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, राइट। तो यहाँ पर जिन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, ठीक है। डू का यूज़ कब किया जाता है, जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो या आई हो या फिर यू हो। मेरे साथ साथ ये पॉइंट्स नोट करते जाइए वरना भूल जाएंगे आप लोग। ये सभी पॉइंट्स मेरे साथ नोट करते जाइए, ठीक है। डू का यूज़ कब करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो और या फिर आई या यू हो। डज का यूज़ कब करते हैं, डज का मतलब क्या है, डू के साथ एक्चुअल में ई एस लगा हुआ है ना। डज का यूज़ कब करते हैं, जब भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर मैं कह सकती हूँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक्सेप्ट आई और यू। समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेगेटिव सेंटेंस से मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस लिखा रिया ईट्स फूड, अब मुझे लिखना हो रिया खाना नहीं खाती है, तो मैं कैसे लिखूंगी, लेट्स सी। इसी सेंटेंस को मुझे लिखना हो नेगेटिव फॉर्म में, रिया खाना खाती है, रिया खाना नहीं खाती है। हाउ विल आई राइट, रिया, रिया इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई आई विल यूज डज नॉट ईट फूड। ये है इसी का नेगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। और जब आपने डज लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी याद रखना है। वाई, बिकॉज डू के साथ ई एस ऑलरेडी लगकर हमने डज बनाया है। समझ के बाद ये तो हो गया नेगेटिव। अब इसी को मुझे इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो व्हाट विल आई डू, डज रिया ईट फूड, इसी तरीके से लिखूंगी। ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है और नेगेटिव सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। बात करूँ एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की, उन्हें लिखा जाता है कुछ इस तरह से। अगर मुझे इसी को नेगेटिव में करना हो, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तो मैं कैसे लिखूंगी, डज रिया नॉट ईट फूड, यही लिखूंगी। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, डजंट रिया ईट फूड। अब यहाँ पर डज का यूज़ क्यों हुआ स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर रिया है। रिया की जगह कोई आई कैन से प्लूरल नाउन होता या प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम डू का यूज़ करते, डज का यूज़ नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक नोट कर लेना, अदरवाइज आप लोग भूल भी जाएंगे अगर किसी को नहीं मालूम है तो। ठीक है, चलिए, तो ये है बेसिक फॉर्मेशन। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जनरली यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। यहाँ पर मैंने सभी यूजेस लिख कर रखे हैं, आप इसे पेन डाउन कर सकते हो। फर्स्ट यूज़ क्या है, एन एक्शन दैट टेक्स
टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट, वो एक्शन जो एट द प्रेजेंट मूवमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया होता है, करता है, चलता है, खाता है, पीता है, जाता है, आता है, वॉट एवर, जिसके साथ ता है लगता है, आप उसे हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। सी हाउ इट्स रेन, देखो कैसे बारिश होती है, ठीक है जी। तो ये किस में लिखे गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकेंड यूज़ हम देखें तो शो अ हैबिट और कस्टम, जब भी आप अपने, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डेली एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हो, ऐसी चीज़ें जो आप लोग डेली करते हो या रेगुलरली करते हो, उसको आप किस में एक्सप्रेस करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेट्स से आप रोज़ सुबह एक्सरसाइज करते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई टेक एक्सरसाइज डेली, एवरी डे, यही बोलोगे। अगर लेट्स से आप लोग रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप कैसे उठोगे, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, हूँ, अगेन वही बात आ गई। तो जब भी आप अपनी हैबिट्स की, आप अपनी डेली रूटीन की बात करते हो, कुछ ऐसा जो आप आम तौर पर रोज़ करते हो, उसको आप किस में एक्सप्रेस करते हो, इसी टेंस में। अगर मैं आपको कुछ की वर्ड्स दूँ, जब ऐसे वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं लाइक डेली, रेगुलरली, एवरी डे, है ना, कुछ इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज़ करते हो, उसके साथ आप किसका यूज़ करते हो, जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हो। या आमतौर पर मैं बात करूँ तो हैबिट, कस्टम, डेली रूटीन बताने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। नेक्स्ट वन, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, सेइंग और क्विटेशन, जब भी किसी फैक्ट की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, हम अक्सर बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना। अब ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा ही होता है। तो जो चीज़ पहले भी वैसे होती थी, अभी भी वैसे होती है, आगे भी वैसे ही होगी, तो वो क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। उसके लिए हम लोग कभी भी टेंस चेंज नहीं करते हैं गाइज। अगर कभी दिखे कि टेंस चेंज हुआ है किसी फैक्ट के लिए, तो वो गलत होगा, ठीक है। उससे भी हम किस में हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, इसी पर्टिकुलर टेंस में, ठीक है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये फैक्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, ना तो 110 पर होता है, ना 102 पर, ना 99 पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो ये भी एक फैक्ट हो गया, तो इसीलिए इसे भी हम लोग इसी में रिप्रेजेंट करते हैं। सेइंग्स, कोटेशंस, जैसे कि कहावतें हैं, जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, स्लो इन स्टडी विंस द रेस, इस तरह की कहावतें भी अक्सर इसी टेंस में लिखी जाती हैं, ठीक है। लास्ट वन इज इन सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब एक सेंटेंस दो पार्ट्स में दिया गया है, ठीक है, जो एक पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन क्लॉज, उसके बाद जो दूसरा क्लॉज हो गया, जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिखूं, आई विल कम टू मीट यू व्हेन यू रीच होम, ठीक है जी। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स, दो क्लॉजेज में ये डिवाइड है। पहला क्या, आई विल कम टू मीट यू, राइट। दूसरा एक्शन क्या बताया गया है, यू रीच होम, दैट मीन्स ये दो क्लॉजेज में डिवाइड है। अब बात आती है मेन क्लॉज क्या है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अब मेन क्लॉज वो है जहाँ पर मेन एक्शन की बात की गई है, जहाँ पर एक्चुअल में सेंटेंस में किस एक्शन के बारे में डिफाइन किया गया है, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो उस मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है। अब इस सेंटेंस में देखो तो मेन क्लॉज क्या है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, कब आऊँगा, जब तुम घर पहुँचोगे, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसे क्या कहेंगे हम, मेन क्लॉज, ठीक है गाइस। अब जब मेन क्लॉज आपका फ्यूचर टेंस में होगा, तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अक्सर आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, जब एक पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्यूचर में होता है तो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। इसी के बेसिस पे कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं कि कौन से क्लॉज में कैसा टेंस यूज़ होता है, उस पर एक प्रॉपर आई कैन से चैप्टर है जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, आई शैल नॉट स्पेयर हिम अनलेस ही रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉलॉजी। यहाँ पर मेन क्लॉज देखा जाए तो फ्यूचर में है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो वो किस में लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो दिस इज द यूज़, ठीक है गाइस। इसी के साथ खत्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। सभी यूजेज अच्छे से देख लेना, और जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशंस मैंने इसके बेसिस पर पढ़ाए वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सब देखते हैं सेकेंड प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका नाम है कंटिन्यूअस, राइट। दैट मीन्स ये टेंस क्या बताता है, ये टेंस एक्सप्रेस करता है कंटिन्यूटी, है ना।
कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू हो। अब प्रेजेंट है तो किस तरह की कंटिन्यूटी की बात करेगी, कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ठीक है। इसे समझने के लिए अगर मैं आप लोगों की अपनी आम भाषा में बात करूं तो जब भी एक सेंटेंस एंड किससे होता है, रहा है, रहा है। अब रहा है से कहने का मतलब क्या है, एक्शन चल रहा है, हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। इन सब से जब भी एक सेंटेंस एंड होता है उसे किस में एक्सप्रेस किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या एक्सप्रेस करता है ये टेंस, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, जो एक्शन अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारी बात करें तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, किस में एक्सप्रेस किया, इसी पर्टिकुलर टेंस में, राइट। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वी आर स्टडिंग। अब आपने किस में एक्सप्रेस किया, इसी पर्टिकुलर टेंस में। तो एट द मोमेंट जो एक्शन कंटिन्यू है, जिस एक्शन की मैं बात कर रही हूँ वही एक्शन मैं साथ ही साथ परफॉर्म भी कर रही हूँ, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स मैं एक्चुअल में पढ़ा भी तो रही हूँ, एक्शन भी तो कर रही हूँ, राइट। इसी को लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस का पहले तो हम लोग एक्सप्रेस सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि लिखा कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट्स देखेंगे। लिखा जाता है सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स इज़, एम, आर। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इस किसके साथ लगता है, हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एम की बात करूँ तो एम हमेशा लगता है आई के साथ। आर की बात करूँ तो आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड मैंने आपको बोला यू, क्योंकि यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, इंडेफिनेट है, इसलिए यू के साथ भी आप लोग आर का यूज़ ही करते हो। उसके बाद जब भी इज़म आर यूज़ होता है उसके बाद लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखूँ आई एम टीचिंग यू, राइट। आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ किसका यूज़ करते हैं, एम का। टीच की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म हो गई टीचिंग एंड यू। यू आर स्टडिंग फ्रॉम द वीडियो, आप लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं, है ना। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। स्टडी की फोर्थ फॉर्म क्या है, स्टडिंग फ्रॉम द वीडियो। गेट इट, समझ में आ गया बेसिक क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब इसका एक और यूज़ अगर आप लोग देखें तो लिखा गया है, दैट इज दिस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल, देखिए एक एक्शन जो अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, उसको भी हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। अक्सर जब आप लोग बातचीत करते हैं तो आप लोग इस टेंस को, जो अपकमिंग एक्शन है, अपकमिंग एक्शन अभी कुछ ही टाइम में होने वाला है या कुछ ही टाइम में आप लोग करने वाले हो, जैसे कि आप लोग बोलो अभी तो आप स्टडी कर रहे हो, इसके बाद आप लोग खाना खाओगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू ईट फूड, दैट मीन्स आप खाना खाने जा रहे हो या आप जल्दी ही खाना खाओगे, यही बोल सकते हो, राइट। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इस टेंस का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुडे इवनिंग। अब एक्शन कब होना है, होना तो फ्यूचर में है, आज शाम को होना है, लेकिन एक्सप्रेस में से किस में किया मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि जल्दी ही फ्यूचर में जल्दी ही होने वाला है। वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुडे इवनिंग, हम आज शाम ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, बोलते हो ऐसा, तो उसको भी किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसी टेंस में। अब कुछ पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। एक पॉइंट जो आपको नोट करना है, इन वर्ड्स के साथ जो वर्ड्स हैं, ये एक्चुअल में वर्ब्स हैं, एक्शन डिफाइन करने वाले वर्ड्स हैं। इनके साथ जब भी आप लोग अगर कभी देखें कि इस तरह के टेंस का यूज़ हुआ है, आईएनजी इज़एमआर का यूज़ हुआ है, तो वो गलत होगा। कौन कौन से वर्ड्स हैं, यू कैन सी, फेल, नो, होप, हियर, बिलीव, सी, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंड, विश, हेट, लव, रिमेंबर, लाइक, वांट, फॉरगेट। समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई एम forgetting the lesson, बोलते हो मैं ये लेसन भूल रहा हूँ, ठीक है। क्या ये सेंटेंस सही होगा, नहीं, ये सेंटेंस गलत होगा। फॉरगेटिंग हम नहीं लिखते, कॉन्टिन्यूस टेंस में तो बिल्कुल भी नहीं लिखते। फॉरगेट की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म फॉरगेटिंग ही है, लेकिन इस वर्ब को, इस एक्शन को इस टेंस में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। सिंपली कैसे बोलोगे, आई फॉरगेट द लेसन। समझ के बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही इज़ नोइंग यू,
वो तुम्हें जान रहा है, कभी बोलते हो ऐसा नहीं, वो तुम्हें जानता है, तो कैसे बोलोगे? ही नोज यू, राइट। तो इस तरह से लिखना गलत है। जैसे मैंने बोला नो, फॉरगेट, इन सभी वर्ड्स के साथ आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इजएमआर आईएनजी नहीं लगता। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो आप इन वर्ब्स को यूज़ नहीं करते हो, तो ये आपको नोट ज़रूर करना है, ठीक है गाइस। तो ये है यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहीं से याद रखना है, परफेक्ट का मतलब क्या है? कंप्लीटेड एक्शन। जैसे मैंने कंटिन्यूड का बताया कि कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यू एक्शन, परफेक्ट का मतलब क्या होगा? कंप्लीटेड एक्शन। ये आपको याद रखना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसकी बात करता है? ऐसे एक्शन की जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो हमने उसको प्रेजेंट में क्यों रखा? फिर तो वो पास्ट में होना चाहिए था, क्योंकि वो हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इस टेंस में कंप्लीटेड एक्शंस को प्रेजेंट में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये एक्शंस अभी खत्म हुए हैं। जो एक्शंस जस्ट अभी आपने खत्म किए हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा कि जो एक्शन चल रहा है या अभी होने वाला है, जस्ट इन द इमीडिएट फ्यूचर होने वाला है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन जस्ट अभी खत्म किया है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं जो एक्शन कंप्लीट एक्शन जिसका आंसर अभी तक प्रेजेंट में है, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इस पर्टिकुलर टेंस का। तो यूज़ की मैं बात करूँ तो एन एक्शन कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट, जो बहुत ही रिसेंट पास्ट में अभी अभी एक्शन खत्म हुआ है, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इस तरह से लिखा जाता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं इसमें, हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक पॉइंट याद रखना है, जब भी हैज़ या फिर हैव का यूज़ होता है इसके बाद सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज़ किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आई होप आपको पता होगा, ठीक है। हैज़ की बात करूँ तो हैज़ किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। हैव किसके साथ लगता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लस आई के साथ प्लस यू के साथ भी हम लोग हैव का यूज़ ही करते हैं। हैज़ का यूज़ किसके साथ होगा? इन जनरल मैं बात करूँ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट। द एडवर्ब्स नाउ, जस्ट, ऑलरेडी, येट आर यूज टू शो सब एक्शंस। इस तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इस तरह के वर्ड्स का। जस्ट अभी किया है, नाउ अभी अभी हुआ है, ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी हो चुका है, येट का मतलब भी अभी ही है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स को आप एज मान सकते हो की वर्ड्स कि इस सेंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो। स्कारलेट हैज़ जस्ट अराइव्ड, स्कारलेट आ चुकी है, लेकिन कब आ चुकी है? जस्ट अभी। हैज़ जस्ट अराइव्ड किसने बताया? हैज़ और जस्ट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन, मिस्टर शर्मा हैज़ गॉन नाउ, मिस्टर शर्मा जा चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट में क्यों बोला? बिकॉज हैज़ गॉन नाउ, हैज़ लगा है, दैट मीन्स अभी अभी गए। नेक्स्ट वन, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। अगर मैं यहाँ पे जस्ट ना भी लगाऊँ, मैं लिख दूँ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या वो सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, वो सेंटेंस गलत नहीं होगा। वो भी यही एक्सप्रेस करता है कि अभी अभी मैंने अपना काम खत्म किया है। जब भी आप सेंटेंस में हैज़ या हैव का यूज़ करते हो विथ थर्ड फॉर्म, क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्शन जो खत्म हो चुका है, कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हैज़ और हैव एक्सप्रेस करते हैं अभी अभी हुआ है। अगर आप हैज़ हैव की जगह लेट्स से हैड लगा देते हो तो हैड मतलब वो एक्शन खत्म हो चुका है और बहुत समय पहले का खत्म हो चुका है, प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। और जब हैड का यूज़ किया जाता है तो उसे कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यही है बेसिक यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर मैं कहूँ कि मुझे नेगेटिव में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी? इसी को अगर मैंने लिखना हो, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, कुछ इसी तरीके से लिखूँगी, राइट। और अगर मुझे इंटरोगेटिव में लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। ये बेसिक थिंग्स तो आपको पता ही होंगी, ठीक है गाइज। ये बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशंस तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की। तो अब हम करेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जल्दी से मुझे बताइए, परफेक्ट टेंस का मीनिंग परफेक्ट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, जो है कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कंटिन्यूअस का मतलब भी बताया, जिसका मतलब क्या है? स्टिल गोइंग ऑन, जो कंटिन्यू है। अब परफेक्ट का मतलब है पास्ट में एक्शन खत्म हो चुका है, कंटिन्यूअस का मतलब है एक्शन चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या मैच बना? देखिए, ये टेंस एक्सप्रेस करता है परफेक्ट यानी कि पास्ट, राइट। तो ये एक्सप्रेस क्या करेगा कि ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है, उसके बाद कंटिन्यू भी है इसमें। तो कंटिन्यूअस क्या एक्सप्रेस करता है? कि वही एक्शन अभी भी कंटिन्यू है।
एक्सप्रेसेस द एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट, वो एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए एंड आर स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मैंने मॉर्निंग में पढ़ाना शुरू किया था, मॉर्निंग तो पास्ट हो गया, ठीक है, अभी के टाइम के हिसाब से लेट्स से मॉर्निंग पास्ट है, ठीक है, मॉर्निंग पास्ट हो गया, मैंने मॉर्निंग में पढ़ाना शुरू किया था और अभी तक मैं पढ़ा ही रही हूँ। दैट मीन्स जो एक्शन मैंने पास्ट में शुरू किया वही एक्शन मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, राइट। तो इसीलिए इसे बोला गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया गाइस। अब इसका फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट परफेक्ट है तो हैज़ हैव लगेगा। अब हैज़ हैव है, उसके बाद है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, आईएनजी फॉर्म से, ठीक है। अब हैज़ और हैव के बाद मैंने आपको बताया सिर्फ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, राइट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हैज़ और हैव के साथ लगाया जाता है तो कॉन्टिन्यूस का आईएनजी हम लोग कहाँ रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है बी का थर्ड फॉर्म, दैट इज़ बीन, हैज़ हैव बीन, उसके बाद लगाया जाता है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगाया जाता है टाइम क्लॉज। अब ये टाइम क्लॉज क्या है, देखो मैंने बोला एक्शन पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो पास्ट में कब शुरू हुआ और प्रेजेंट में कब तक कंटिन्यू है, तो पास्ट में कब शुरू हुआ एक्शन वो आपको बताना भी तो पड़ेगा, राइट। तो एक्शन कब स्टार्ट हुआ, कब से एक्शन कंटिन्यू होता आ रहा है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइम क्लॉज का। और टाइम क्लॉज एक्सप्रेस करने के लिए दो प्रेपोजिशंस का यूज़ किया जाता है, दैट इज सिंस एंड फॉर। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रेपोजिशंस पढ़ लिए हैं तो उसमें मैंने इन डिटेल आपको सिंस और फॉर का यूज़ करवाया है स्टूडेंट्स, राइट। अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जल्दी कवर कर लेना। सिंस को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट टाइम के लिए। ऑन दी अदर हैंड मैं बात करूँ फॉर की, तो फॉर को किसके लिए यूज़ किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम एज इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जब टाइम एक ड्यूरेशन में बताया गया है, लेट्स से मैं बोलूँ 4 घंटे से, 4 दिन से, 4 महीने से, 4 हफ्ते से, 4 साल से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ड्यूरेशन। कंटिन्यू है, ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, किस में एक्सप्रेस करूँगी, फॉर में। अगर मैं बोलूँ मॉर्निंग से, मॉर्निंग क्या हो गया, एक एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5 बजे से, 5 बजे क्या हो गया, एक टाइम का एग्जैक्ट नाम है ना। तो उस तरीके से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस। एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, ठीक है जी। उसी तरीके से मैं लिख दूँ आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। चलिए अब डिफरेंस देखिए, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 5 बजे पढ़ना शुरू किया था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, अब 5 बजे हो गया एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का यूज़ किया। मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया था, है ना। अब 5 आवर्स, 5 घंटे क्या हो गया, एक ड्यूरेशन, उसके लिए क्या यूज़ किया हम लोगों ने, फॉर का यूज़ किया। सो इसीलिए पीरियड के लिए फॉर, सिंस का यूज़ किसके लिए किया जाता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए। अगर आपको 5 o'clock की जगह किसी पर्टिकुलर ईयर का नाम दिया हो, लेट्स से जब पर्टिकुलर डे दिया हो, पर्टिकुलर डेट दिया हो, पर्टिकुलर ईयर का नाम दिया, ईयर एज इन 1999, 2020, 2021, 2008, इस तरीके से ईयर का नाम दिया गया हो, ना कि ऐसा बोला गया हो 4 साल, 10 साल, 5 साल, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर डे का नाम, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। देन आप लोगों को अगर दिया गया हो कोई पर्टिकुलर टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, इस तरीके से, या फिर कुछ ऐसा दिया गया हो लाइक चाइल्डहुड, एडोलसेंस, तो इन सारे वर्ड्स के साथ भी आप लोग किसका यूज़ करते हो, सिंस का यूज़ करते हो, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट टाइम का नेम एक्सप्रेस करते हैं। अदरवाइज ड्यूरेशन के साथ तो आप लोग फॉर का यूज़ ही करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ खत्म होता है प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस आप लोगों को समझ आ गया है ना, तो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग समझ गए हो। अब सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, सेंटेंस फॉर्मेशन वही है, चेंज होने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर की बात करूँ मैं, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ डू डज की, हैज़ हैव की, ये सब प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट जो हम पास्ट करेंगे या फ्यूचर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स ही चेंज होंगे। जैसे पास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे हैड का, डिड का, फ्यूचर में हम लोग यूज़ करेंगे विल, शैल का। तो इस तरीके से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे, अदरवाइज सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो आने वाले टेंसेज में, पास्ट और फ्यूचर में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पास्ट। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ टेंस पे, दैट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की अगर हम लोग मतलब की बात करें तो पास्ट का मतलब क्या है, भूतकाल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। तो जो भी समय बीत चुका है, उस समय में आप जो भी एक्शंस करते हो, किसी भी स्टेट में करते हो, वो हमेशा किस टेंस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो एक्सप्रेस किए जाते हैं पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में हर एक आई कैन से सेंटेंस की, आपके एक्शन की स्टेट बताने के लिए हम लोग उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ी। तो फर्स्ट कैटेगरी इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो लेट्स बिगिन विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस एक्शन की बात करता है? जो पास्ट में हुआ था, ठीक है जी। जैसे मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, वो एट द मोमेंट जो एक्शंस थे उनकी बात करता था, या फिर जो प्रेजेंट की रेगुलर एक्टिविटीज़ है ना, उसी की तरह पास्ट की रेगुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि आप लोग सेकंड पॉइंट रीड कर सकते हैं। एंड वो एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं, पास्ट में एक्शंस, कोई भी इवेंट हुआ है, पास्ट में कुछ भी हुआ था, आपने कुछ भी किया था, पास्ट की हैपनिंग्स, पास्ट के इवेंट्स किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं आप? हमेशा इस पर्टिकुलर टेंस में, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट यूज, जैसे कि आप लोग रीड कर सकते हैं, एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, वैसे एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सेकेंड वन इज हैबिचुअल एक्शन और कस्टम इन द पास्ट। जब भी आप अपनी पास्ट की, आई कैन से हैबिट्स की बात करते हो, या पास्ट में कोई भी चीज़ें जो आप रेगुलर बेसिस पे करते थे उसकी बात करते हो, तो आप हमेशा किसका यूज़ करते हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हो। जैसे पहले तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन समझते हैं, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। दिस इज द ओनली टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है गाइस। सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद यूज़ होगा ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं ऐसा लिखूं, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, शी ईट्स फूड। अब उसमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? शी एट फूड। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस करना है, वैसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ सेकंड फॉर्म, वो हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मैंने जैसे आप लोगों को बताया, हैबिचुअल एक्शन। अब आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको मोडाल वर्ब्स जब करवाए थे, मोडाल्स ऑक्सिलरीज, उसमें मैंने बताया था पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं? यूज्ड टू का, अगर आपको याद हो तो, है ना। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूँ, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी, है ना, सभी करते थे ऐसा, ये आपकी पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी थी, तो उसके लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। अगर आपको यूज टू यूज़ नहीं करना है, मोडाल वर्ब का यूज़ नहीं करना है, तो आप ऐसा भी लिखो ना, अगर आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर भी कीवर्ड देखिए कौन सा आया? एवरी डे, डेली, रेगुलरली, लेकिन पास्ट का एवरीडे, पास्ट का रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट पे लिख दो और एवरीडे लिख दो, तो वो किसकी बात करता है? यूज टू की ही बात करता है। तो यूज टू का अल्टरनेटिव इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट की एक्टिविटीज़, पास्ट के रेगुलर एक्टिविटीज़ आप लोग यूज टू से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, गलत नहीं है। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल सेकेंड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग समझ चुके हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट ज़रूर करना आप ये चीज़। देखो, प्रेजेंट जब हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें मैंने बताया था इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डू, डज का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पास्ट इंडेफिनिट की, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या है? यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। डू का सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए डिड का यूज़ करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने लिखा है शी एट फूड, है ना। अब इसी को मैंने नेगेटिव लिखना हो या इसी सेंटेंस को मुझे लिखना हो इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो मैं शी एट फूड की जगह क्या लिखूंगी? शी डिड नॉट ईट फूड। अगर आपने यहाँ नोटिस किया तो मैंने डिड के साथ एट नहीं लिखा, ईट लिखा, फर्स्ट फॉर्म ही लिखी। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। व्हेन डिड इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म इज ऑफ वर्ब इज टू बी यूज। जब डिड एज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, अब डिड क्या है? इटसेल्फ एक सेकंड फॉर्म है, तो उसके साथ दोबारा आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। अक्सर ऐसा एरर दिया जाता है और जनरली सेंटेंस को रीड करते हो हम लोगों को नहीं रियलाइज होता, नहीं पता चलता। डिड के आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। गेट इट? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी को मुझे इंटेरोगेटिव में लिखना हो, डिड शी ईट फूड, है ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे? डिड का यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म के लिए। जब सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिर्फ इसी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और कहीं नहीं होता, ठीक है गाइस। तो अब कुछ कीवर्ड्स जैसे कि मैंने वहाँ पर बताए थे, एवरीडे, ये सब करके, तो जब भी आप पास्ट की एक्टिविटीज़, पास्ट की इवेंट बताने के लिए बात करो, तो आप किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो? येस्टरडे, लास्ट डे, मंथ, लास्ट ईयर, वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग एगो। जब इस तरह के वर्ड्स एक सेंटेंस में गिवन हो तो जनरली कौन सा टेंस फॉलो होता है? टेंस फॉलो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब आप रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हो तो पास्ट का फॉर्म लगाकर आप रेगुलर एक्टिविटी एक्सप्रेस करने वाले, रेगुलर बेसिस पे एक्शन होने वाले वर्ड्स को एक्सप्रेस करने वाले, जैसे रेगुलरली, नॉर्मली, एवरीडे, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ आप इस टेंस के साथ भी बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है गाइस। समझ आ गया यहाँ तक? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने क्या बताया था? कॉन्टिन्यूटी, है ना, कॉन्टिन्यूटी एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था? चल रहा है, हो रहा है, रही है, रहे हैं, राइट, याद है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? रहा था, चल रहा था, हो रहा था, कर रहा था, यानी कि पास्ट में कुछ भी एक्शन जो कंटिन्यू था किसी टाइम पे, उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे?
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल आप अभी मुझसे बात करो और आप बोलोगे मैम इससे पहले मैं खाना खा रहा था, तो आप कैसे बोलोगे? आई वॉज ईटिंग माई फूड, आई वॉज। अब वॉज क्या है? मैं किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट कॉन्टिन्यूस का। मैंने आप लोगों को बताया ना, सेंटेंस फॉर्मेशन सेम रहेगा, चेंज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको ये भी बताया स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का स्टेट बताने के लिए जो ये मैं 4 कैटेगरीज आपको हर एक में बता रही हूँ, ये किस पर बेस्ड है? टोटली ऑक्सिलरी वर्ब्स पर ही बेस्ड हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसा होगा वैसा ही आपके एक्शन का स्टेट माना जाएगा। समझ के बाद तो फॉर्मेशन क्या होगा? सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा ही आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ देख लेते हैं। वॉज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, और आई के साथ भी हम लोग वॉज लगाते हैं। एक और पॉइंट, अक्सर आप लोगों ने सेंटेंस में अगर कभी देखा हो तो आई के साथ वर लगा होता है। अब ये क्यों होता है इसे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो है कंडीशनल सेंटेंसेज। आई एम रिपीटिंग, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर का यूज़ हम लोग कब करते हैं? विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड यू के साथ। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। गेट इट? तो पास्ट में जो भी एक्शन कंटिन्यू है उसे एक्सप्रेस करने के लिए आप लोग किसका यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।